गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। हम कर रहे हैं यूनिट 3। लास्ट टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखा कि बिजनेसमैन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करता है, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होने के कारण क्या होता है कि उसके फंड्स में बदलाव आते हैं, है ना, ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस बिजनेस ऑपरेशंस को हम क्या कह सकते हैं? व्यापारिक गतिविधि। ठीक है, व्यापारिक गतिविधि। व्यापारिक गतिविधि क्या हो सकती है? हमने व्यापारिक गतिविधि हमने कौन सी देखी थी? ऑपरेशनल, जैसे कोई उसने सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, है ना। तो व्यापारिक गतिविधियों के कारण उसके जो फंड्स हैं उसके अंदर बढ़ाव या घटाव आता है। किसी भी एक्टिविटी से अगर कैश का फंड का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, फंड का इनफ्लो हो रहा है, तो क्या है? करंट लायबिलिटीज, वो कैपिटल जो है, पूंजी, वो बढ़ेगी फंड्स के इनफ्लो से। ठीक है, कैपिटल में इंक्रीज होगा और फंड के आउटफ्लो से कैपिटल में डिक्रीज होगा, राइट। द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में भी इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब हम फंड फ्लो को क्या बोलते हैं? फंड फ्लो को ही हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बेसिक हमारा उद्देश्य क्या है? वर्किंग कैपिटल को निकालना, कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल है, तभी हम आने वाले समय में नई पॉलिसीज बिजनेस के लिए बना पाएंगे, या हम कोई एक्टिव स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, रणनीति बना पाएंगे। Such transactions by which there is change in current assets but no change in current liabilities. अब ये क्या बोल रहा है? करंट असेट्स में चेंज होगा बट करंट लायबिलिटी में चेंज नहीं होगा। देखो, अगर हम फिजिक्स देखते हैं तो फिजिक्स में क्या है? न्यूटन का जो लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। इसके विपरीत हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स क्या बोल रहा है कि करंट एसेट में चेंज हुआ, ठीक है, पर करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब जैसे मैं करंट एसेट्स बोल दूं कि कैश एट बैंक बढ़ा, पर क्रेडिटर उतने ही रहे, है ना, इक्वल रहे। अब ये कैसे हुआ होगा कि मान लो मेरे पास कोई, मैंने बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग परचेज करने के कारण मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया, तो मेरा कैश एट बैंक बढ़ गया। अब बिल्डिंग की सेल को क्रेडिटर से कुछ करना है? नहीं करना। बिल्डिंग सेल हैज नथिंग टू डू विद दी क्रेडिटर्स। उसको कोई मतलब नहीं है उससे। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने उधारी से सामान खरीदा है, ठीक है, उधारी से सामान खरीदा है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कहता है? Such transaction by which the current liabilities are changed but there is no change in the current assets. If by any transaction there is change in current assets, एग्जाम्पल से समझो कि सच ट्रांजेक्शन करंट लायबिलिटीज आर चेंज्ड बट देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, बट नो चेंज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। करंट लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है पर करंट एसेट्स में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो,
There is no effect in working capital as if rupees 10,000 is paid to creditors, then if current liabilities creditors will be decreased by 10,000 and from current assets will be reduced from the cash. ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा. मान लो मैंने क्रेडिटर को, जिससे मैंने माल लिया था, उसको 10,000 पे करा. ठीक है, 10,000 उसको मैंने पे करा, बट तो क्रेडिटर मेरे क्या हो गए? क्रेडिटर कौन होते हैं? करंट लायबिलिटी. और कैश क्या है? मैंने उसको पे करा, करंट एसेट. करंट एसेट है कैश. ठीक है, ये 10,000 डिक्रीज हो गया यहां, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट इसका जीरो होगा. तो इससे कैपिटल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा. The statement prepared for change in funds between the two dates of any undertaking is called the fund flow statement. फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब होता है कि दोनों फंड्स के अंदर बदलाव अलग अलग डेट्स के अंदर अगर हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि चेंज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट हुआ है. इसको फंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड यूज ऑफ फंड्स भी बोलते हैं. अब ऑब्जेक्ट्स और यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. क्या क्या इसके यूजेस हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट बना तो रहे हम, इसके क्या स्टेटमेंट के यूजेस हैं? फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल. ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे? भाई हमारे फंड्स के, जैसे मैंने बताया, इनफ्लो होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, आउटफ्लो होगा तो कैपिटल घटेगी. तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता चल जाएगा? अगर मेरे कैपिटल के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मैं उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए फंड्स को वेरीफाई करूंगा. तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. फॉर कंपेरेटिव स्टडी, दो डेट्स पे मुझे कंपेयर करना है कि मेरे फंड्स का क्या फ्लो रहा, तो ये एक तरह का कंपैरिजन होता है. तो कंपैरेटिव स्टडी में भी ये बहुत यूज होता है. फॉर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, निर्णायक सिद्ध होता है, डिसीजन मेकिंग में हमें काम आता है. फॉर मेकिंग पॉलिसीज, फॉर मेकिंग पॉलिसीज को बनाने के लिए, हम पॉलिसीज कब बना पाएंगे? कि हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है या हमको कोई भी पॉलिसी निर्मित करनी, कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी, हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कैपिटल सरप्लस में हो, कैपिटल का फ्लो इंक्रीज होता रहे, तभी हम पॉलिसीज बना पाएंगे. फॉर ऑब्टेनिंग द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉसेस कहाँ कहाँ हुए, कौन सा फंड हमको लॉस दे रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? फंड फ्लो का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट देखे, वो है इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के लिए, मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट को जब पता चल जाता है कि उसके पास कैपिटल कितनी है, तो वो क्या होता है, उसको निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी में उसको यूजफुल होता है. फ्यूचर पॉलिसीज,
फ्यूचर पॉलिसीज, आने वाले भविष्य के लिए अगर हमको नीति निर्मित करनी है तो नीति हम कैसे निर्मित कर सकते हैं, जब हमारे पास एडवांटेज हो, सरप्लस हो कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल का सरप्लस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर की पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यूज ऑफ वर्किंग, यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है, अगर हम एग्जांपल देते हैं रिलायंस का, ठीक है, तो रिलायंस का क्या है कि रिलायंस के पास वर्किंग कैपिटल का सरप्लस होता है, इसलिए आप देखेंगे रिलायंस नए नए वेंचर्स और प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आती है। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारे पास जितनी होगी, मैंने बोला ना आपके पास मनी जो होगा, जब पैसा है तभी पॉलिसीज आप निर्मित कर सकते हो, तभी आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड allocation ऑफ रिसोर्सेज, allocation ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पता हमको, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधन जो होते हैं उनका हम पता तभी लगा पाते हैं जब हमको पता चलता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, हमारे फंड्स क्या हैं, इनफ्लो हो रहा है कि हमारे पास आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरिजन करने में मैंने आपको बताया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दो डेट्स के बीच में, दो ईयर्स के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स, इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट देखकर ही हमारे शेयर्स को परचेज करते हैं। कैसे परचेज करेंगे कि वो पिछले साल की बैलेंस शीट देखेंगे कि कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ, उसका कंपैरिजन हम इस साल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इनकी कैपिटल बढ़ती है या घटती है। इंपॉर्टेंस फॉर द क्रेडिटर, क्रेडिटर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर के लिए जो आपको क्रेडिट पे सामान बेच रहा है तो वो क्या चाहेगा कि आपके पास बैलेंस शीट में कैपिटल का इंक्रीज दिखे, तभी वो आपको माल के ऊपर क्रेडिट देगा। अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो वो आपको सामान उधारी पर नहीं देगा। सिमिलरली इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज और फर्म्स का फंड फ्लो देखती है तो तभी उसके ऊपर वो क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। अब इसकी एक हम देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो, लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशंस क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट की, from it only the additional informations are obtained, from primary information the profit and loss account and balance sheet are only necessary। it क्या होता है कि सबसे पहले तो हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे या बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकते। भाई जब तक आपने मान लीजिए मशीनरी में डेप्रिसिएशन का ही नहीं करा है एडजस्टमेंट, ठीक है तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें मशीनरी की वैल्यू उतनी दिखेगी, जब मशीनरी की वैल्यू उतनी दिखेगी तो हमारा आउटफ्लो दिखेगा नहीं। बाय दिस स्टेटमेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिन्यूस चेंज ऑफ बिजनेस इज नॉट रिकॉर्डेड। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नॉट रिकॉर्डेड, कंटिन्यूस चेंज जो है बिजनेस के अंदर वो हो रहा होता है, पर उसके होने के कारण हम क्या करते हैं बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो फंड का डिफरेंट होता है।
The statement is unable to provide the basic information to changes in financial position of enterprises. ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं जो हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट में काम आएंगी। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, स्टॉक, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, करंट बिल्स पेबल, फिर होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, डिविडेंड पेबल, हमको डिविडेंड कितना पे करना है शेयर्स के ऊपर, ठीक है, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल, अदर करंट। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकल आएगा? नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? जब हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? नेट वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, अब बैलेंस शीट में और इसमें क्या डिफरेंस है? कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें फिक्स्ड एसेट भी ले लेते हैं। अब फिक्स्ड एसेट का जो असर है वो वो हमारी बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, पर यहाँ पर हमने क्या करा? करंट एसेट्स को लिया, करंट लायबिलिटीज को लिया, उसमें फिक्स्ड लायबिलिटीज को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर स्टॉक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मतलब जो भी करंट एसेट्स, जो भी हम शॉर्ट टर्म में जो हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं या हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको बेच देते हैं, ठीक है, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? करंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि लायबिलिटीज हमको शॉर्ट टर्म होती है, हमको विद इन अ ईयर ही उसका हमको निपटारा या पेमेंट करना होता है, तो वो हमारी होती है करंट लायबिलिटीज। जैसे इनकम टैक्स है तो हमको ईयरली भरना ही है, डिविडेंड है हर साल हमको डिविडेंड शेयर होल्डर को देना ही है, कोई टैक्सेस हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया उसको हमको पेमेंट करना है, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। तो जब वर्किंग कैपिटल कैसे निकल आएगी कि हम करंट एसेट्स को एग्जाम में दिया होगा आपको, करंट एसेट्स आपको ये कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन सी है, उसको आप उसमें से माइनस करोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।